गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम बातें क्या करने वाले हैं। तो आज आपका टॉपर सीरीज का ये 7वां क्लास है और मैंने आपसे वादा किया ना मेरे दोस्त कि आपको टोटल साइंस में हम आपको 150 सब्जेक्टिव करवाएंगे और ये 150 सब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में बाहर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पिछले साल करके दिखाया है मेरे दोस्त। हमने पिछले साल एकदम चैलेंज वाला लाइफ मैंने जिया है, क्योंकि मैंने पिछले साल साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव करवाए थे और वो 110 का 110 सब्जेक्टिव अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सर। और 90 से 95% क्वेश्चन वो 110 से ही बाहर नहीं पूछा था सर, उतना ही से ही पूछा था। आप जाकर के अभी भी क्वेश्चन पेपर को मिला सकते हो। लेकिन आज की क्लास में कहूंगा ना मेरे दोस्त कि ये सबका सब क्लास टॉपर सीरीज का ये 7वां क्लास है। हमने पिछले 6 क्लास ले चुका हूं, तो वो सारा का सारा हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और उसका प्लेलिस्ट का लिंक होगा टॉपर सीरीज का, वहां पे जाना और 150 क्वेश्चन को फोड़ देना और एग्जाम सेंटर से जब निकलना तो एक बार दिल से बताना कि संदीप कुमार का क्वेश्चन सब लड़ा कि नहीं लड़ा मेरे दोस्त। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं ना, तो पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक देखता हूं, पूरा का पूरा मॉडल पेपर देखता हूं, पूरा का पूरा बुक देखता हूं, इसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूं। तब जाकर के मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस मिलता है मेरे दोस्त कि सच में यही पूछेगा, और ये मेरा वादा है मेरे दोस्त, ठीक है। आइएगा, ठीक उसी प्रकार हमने सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। वो टोटल का टोटल सर सारे का सारे सवाल को जाकर के फोड़ देना। कहता है ना मेरे दोस्त कि फिर से इस बार 101% गारंटी का पूरा लड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। आइएगा सर, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है ना कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को लिखे। हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम को लिखे। कैमा हाथ नियम को लिखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम को लिखे। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलता क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना, तो इस क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले हम आपके लिए फिगर लेकर के आए, ठीक है। देखो, सबसे पहले मेरे यहां पे समझना सर, ठीक है। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है और ये 3 अंगुली, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है। ये 3 अंगुली ठीक इस प्रकार से है, ये अंगूठा है और ये हमारा क्या है सर, ये हमारा मतलब माध्यमा है और ये हमारा क्या है सर, सॉरी, ये हमारा तर्जनी है और ये हमारा क्या है, माध्यमा है। हमने क्या बोला है, देख सकते हो ना, ठीक इसी प्रकार से अंगुली है, ये हमारा अंगूठा है। तीनों का तीनों अंगुली जो है ना वो परस्पर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री के कोण पे है। ये तो हमने क्या बोला है सर, थोड़ा सा परिभाषा को देखते हैं, इसके बाद इस फिगर को और मैं आपको डीपली तरीका से बताऊंगा, ठीक है। हमने बोला है ना कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो कहता है क्या ना मेरे दोस्त कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा तीनों अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। हमने क्या बोला सर कि अपने बाएं हाथ का 3 अंगुलियां, एक अंगूठा, एक माध्यमा और एक तर्जनी, सॉरी, एक अंगूठा, एक माध्यमा, एक तर्जनी और एक माध्यमा, ठीक है सर। हाँ, हमने क्या बोला है, अपने हाथ की 3 अंगुलियां, एक अंगूठा, ये माध्यमा और ये तर्जनी है, ठीक है सर। हमने क्या बोला, अपने बाएं हाथ का 3 अंगुलियां, एक अंगूठा, एक माध्यमा और एक तर्जनी, ठीक है। हमने ये बोला है कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा तीनों अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, ये तीनों का तीनों अंगुली क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। तब हमने बोला है, तब अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को बताता है। जब तीनों अंगुली को इस प्रकार फैलाएंगे ना, तो ये जो अंगूठा है ना वो हमारा बल की दिशा को बताता है सर। ये अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, तो बल की दिशा को बताता है, ठीक। माध्यमा जो होता है ना सर, ये वाला माध्यमा जो होता है ना सर, वो हमारा विद्युत धारा की दिशा को बताता है। एवं ये वाला जो तर्जनी होता है ना, ठूठा अंगुली, ये वाला तर्जनी जो होता है ना सर, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के बामा हस्त का नियम यही बोलता है। हमने क्या बोला है सर, ये रटे वाला चीज है रे, ना रे बाबा ना, रटे से काम ना हो सर, रटोगे तो मामला फटेगा सर, रटने से कुछ नहीं होगा सर। चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो और अपने दिल में पेश लो। हमने क्या बोला है, अपने हाथ का 3 अंगुलियां, कितने अंगुलियां, अपने हाथ का 3 अंगुलियां, ये वाला अंगूठा, ये वाला माध्यमा और ये तर्जनी, ठीक है सर। जहां पे
तीनों को फैलाना है और तीनों का तीनों लंबवत होनी चाहिए, मतलब इसके और इसके कोण के बीच 90 होनी चाहिए, ये और ये अंगुली के बीच का कोण कितना होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तीनों को परस्पर लंबवत फैलाएंगे, जहां पे अंगूठा जो होगा ना मेरे दोस्त, वो विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है। ये अंगूठा किस दिशा को बताता है, बल की दिशा को बताता है। ठीक ठीक, माध्यमा जो होता है ना मेरे दोस्त, वो चुंबकीय क्षेत्र पर विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, ये किसकी दिशा को बताता है, धारा की दिशा को बताता है। और ये जो हमारा तर्जनी है ना मेरे दोस्त, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। बस यही तो हमारा फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम है। ठीक है, एक बार मेरे साथ आना फिर से। हमने क्या बोला है कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यमा तीनों अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। अपने हाथ की 3 अंगुलियां, एक अंगूठा, एक माध्यमा और एक तर्जनी, परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों का तीनों क्या हो, लंबवत हो। फिर कहता है कि अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है। ये अंगूठा जो है ना, वो चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है। माध्यमा जो है ना, वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ये माध्यमा सर, ये माध्यमा, यही वाला माध्यमा है सर, ये माध्यमा जो है ना, वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तथा ये वाला जो तर्जनी है ना सर, वो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। और नीचे में हो सके तो अगर पूछेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखो, तो यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है, और हो सके मेरे दोस्त तो फिगर बना देना है। ठीक है, हाँ, हो सके तो फिगर बना देना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि ये जो अंगूठा है ना सर, वो बल की दिशा को बताता है। साथ ही ये हमारा, ये कौन है, तो ये जो हमारा अंगुली है ना, उसको हम लोग कहते हैं तर्जनी। कौन अंगुली कहते हैं, तो ये हमारा तर्जनी अंगुली है। और ये वाला हमारा कौन सा अंगुली है जो धारा की दिशा को बताता है, तो ये हमारा माध्यमा अंगुली है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। हमने क्या बोला है सर, हमारा सवाल क्या बोलता है, विथ फिगर के साथ हमने लेकर के आया है। मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि आपके, जब तक आपकी आंखों में खुशियों का आंसू नहीं देगा ना मेरे दोस्त, तब तक कि संदीप कुमार रुकेगा नहीं सर, तब तक ये संदीप कुमार झुकेगा नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि मेहनत में इतनी ताकत ना मेरे दोस्त कि अच्छे अच्छे अहंकार को खत्म कर देता है सर। जिंदगी में किसी पे भरोसा मत करो, यहां तक तुम हम पे भी भरोसा मत करो। हमारे क्लास पे तभी भरोसा करना मेरे दोस्त जब तुमको लगे ना कि सच में संदीप कुमार का क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है। जाकर के पिछले साल का वीडियो देख लेना, यूट्यूब के शॉर्ट्स में डाला होगा, बच्चे ने कितने अच्छे अच्छे फीडबैक दिया है। तो वो आप सबका प्यार है, सपोर्ट है सर। ठीक है, हमने क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, साथ ही इसका 2 गुण लिखे। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, साथ ही इसका कितना गुण बताना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का 2 गुण बताना है। और चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं ये बताना है। तो कहता है ना सर क्या, कि किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आई रे बाबा रे बाबा, देखो ना चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं, मेरी बातों को समझो। मान लो कि मेरे पास एक क्या है सर, ये चुंबक है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, चुंबक है। ठीक है, और ये चुंबक यहाँ पे ये लोहा है, ये भी लोहा है, ये भी लोहा है, ये भी लोहा है। अब देखो सर, जब ये बीच में चुंबक है और यही लोहा, यही लोहा, यही लोहा है। ठीक है, तो ये चुंबक क्या करेगा ना सर, ये वाला चुंबक क्या करेगा ना, ये चुंबक क्या करेगा ना कि ये लोहा को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ये लोहा को क्या करेगा, ये वाला लोहा को चुंबक जो है वो अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या होगा, अनुभव होगा। हमने क्या बोला है कि एक हाथ में चुंबक को लेना और एक हाथ में लोहा को लेना, और दोनों एक दूसरे के समीप ले जाना ना, तो चाहे वो आकर्षण होगा चाहे वो प्रतिकर्षण होगा, चाहे वो सटेगा चाहे वो हटेगा। हमने सही बोला ना, जब सटेगा तो प्रतिकर्षण, हटेगा तो आकर्षण। हमने क्या बोला है सर, कि अपने हाथ में एक चुंबक को लेना और अपने हाथ में एक लोहा को लेना। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के समीप लेकर के जाओगे ना सर, तो चाहे दोनों सटेगा, और सटेगा तो प्रतिकर्षण होगा, और दोनों हटेगा तो आकर्षण होगा। मामला फिट। हमने यही बोला है सर क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसके 2 गुणों को लिखिए। इसके कितने गुण बताना है, 2 गुण बताना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या। तो अपने हाथ में एक लोहा को लेंगे और अपने हाथ में एक चुंबक को लेंगे, और दोनों एक दूसरे के समीप लेकर के जाएंगे, तो चाहे लोहा और चुंबक सट जाएगा, चाहे लोहा और चुंबक एक दूसरे से दूर भागेगा। अगर सटेगा तो प्रतिकर्षण, हटेगा तो आकर्षण। ठीक है, सॉरी, सटेगा तो प्रतिकर्षण, हटेगा तो आकर्षण। और जो इस हटने और सटने के बीच में जो गैपिंग होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो हमने यही बोला है कि किसी चुंबक के चारों ओर
को क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत है सर तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है सर। फिर हमने क्या बोला है, फिर कहता है कि साथ ही इसका गुण को लिखे। अब क्या करना है, इसके गुण बताना है कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र के गुण कौन कौन से होते हैं। देखो सर, पहला क्या है ना कि इसका गुण बहुत सारा होता है, इसका निम्नलिखित गुण है, एक दो गुण नहीं है, हजारों हजार गुण है सर, ठीक है। पहला गुण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, वक्र रेखा होती है। कहता है ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे को, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बात बराबर, ठीक है। आ जाना, देखो मैं समझाता हूं। ये हमारा होता है साउथ पोल, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। देखो सर मेरी बातों को समझना, एक यहां से आ रहा है, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, ठीक है, और एगो क्या हो रहा है सर, नॉर्थ से साउथ आ रहा है। देखो इस प्रकार से, अब देखो इस प्रकार से आ रहा है तो क्या ये वाला लाइनमा और ये वाला लाइनमा दोनों इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद करना, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। और ये दोनों कभी भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसमें आपको कहीं दिखाई दे रहा है इंटरसेक्ट करते हुए, नहीं देगा सर, इसलिए तो मैंने लिखा है कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जरा मेरे साथ समझना चीजों को। देखो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है और ये हमारा नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, नहीं करेगा सर, करबे नहीं करेगा। तो हमने यही बोला है ना सर कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, साथ ही इसका दो गुण को लिखे। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे साथ बोलना। हमने कहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिसके दो गुण हमें लिखने के लिए बोला है, लेकिन इसका गुण होता है बहुत सारा, ठीक है। पहला गुण हमने क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखा होती है, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। आप जरा बताना मेरे दोस्त, और जरा दिल करे ना सर तो ये वाला फिगर बना देना, मास्टर एकदम गदागद होकर के तोरा पूरा में पूरा नंबर देगा, ठीक है। चलो सर आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 54 की तरफ। 54 नंबर सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। हमें बोला है कि लेंज का नियम को परिभाषित करें। मतलब लेंज का नियम किसे कहते हैं सर, ये लेंज का नियम जो होता है ना वो आपको 12th के फिजिक्स में भी पढ़ने को है, क्लास 10th में ना के बराबर पढ़ने का है, ठीक है। ये 12th के फिजिक्स में ज्यादा मात्रा में पढ़ने का है, क्लास 10th में बस इसका एक टेलर है। लेकिन आपसे एग्जाम बड़ा बार बार पूछता है, आपका एग्जाम आपसे बहुत ज्यादा बार पूछता है कि लेंज के नियम किसे कहते हैं। तो लेंज का नियम कहता है ना मेरे दोस्त कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। वो जो है ना उसी कारण को विरोध करेगा जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। हमने क्या बोला है, वो ना उसी कारण का विरोध करेगा जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो हमने यही बोला है सर, हमने क्या बोला है कि लेंज का नियम को परिभाषित करें। लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो कहता है क्या कि लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो कहता है किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमने क्या बोला है, किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यहां तक में किसी को दिक्कत, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी कि तुझे न देखूं। आओ सर, हमने क्या बोला है कि लेंज का नियम को परिभाषित करें। एक बार जरा मेरे साथ बोलना, हमने क्या बोला है कि लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो कहता है किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमने क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। वो उसी कारण का विरोध करेगा जिससे वो स्वयं उत्पन्न होगा। वो उसी कारण का विरोध करेगा जिससे वो स्वयं उत्पन्न होगा, ठीक है। मेन रूप से यही समझना था। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, बड़ा हैवी सवाल है और बड़ा मजेदार सवाल है सर। सवाल कहता है ना कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों पड़ता है सर।
इस बात को समझना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सर, आपकी आंखों में भी सपना होगा, मेरी भी आंखों में सपना है, और वो हर माँ बाप की आंखों में सपना होता है कि शायद मेरा बच्चा टॉपर बने। तो एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मिशन 475 प्लस, मिशन 95% प्लस। एक बार सबको एक क्लास में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसके बाद मैं इस सपना को पूरा करूंगा सर। देखो, आप हमारे डेली क्लासेस में जुड़िए, शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे। मेरी सपना है आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना, और वो करके रहेंगे सर, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना मेरे दोस्त, कि आप लोग यहां से इस चीजों को लिख सकते हो स्क्रीनशॉट मार करके, या फिर साथ ही हम आपको क्या देने वाले हैं सर, पीडीएफ नोट्स का बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड चल रहा है। मैंने भी सोचा कि देर से दूंगा लेकिन दुरुस्त दूंगा, और इतना दुरुस्त दूंगा कि सीधे जब वो पीडीएफ को बच्चा पढ़े ना सर, तो उस पीडीएफ में बच्चा को क्वेश्चन ना दिखे, उस पीडीएफ में बच्चे को टॉपर का चेहरा दिखे मेरे दोस्त। हमने ऐसे ऐसे पीडीएफ में क्वालिटी दिया है कि हम आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का हमने पीडीएफ नोट्स बनाया है, वो भी चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। खिचपिच नहीं मेरे दोस्त, एकदम क्लियर रूप से हमने प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का हमने पीडीएफ नोट्स बनाया है। पहले मैंने अपने हाथों से पूरा लिखा है, फिर हमने उसे टाइपिंग करवाया है, और वो सारा का सारा पीडीएफ नोट्स एकदम टाइपिंग के फॉर्मेट में मेरे दोस्त। जिस प्रकार से आप यहाँ से हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं ना, सब्जेक्टिव एकदम ऐसा ही लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्टिव का देखो सर, आपको डेमो में दिखाइए देता हूँ, क्योंकि मैं बिना दिखाए मैं रहूँगा ही नहीं, ठीक है सर। आ जाओ, देखो मेरे पास तो होगा ही सर, क्योंकि हमने तो एगो डेमो अपने खुद रखता हूं, क्योंकि मुझे खुद पढ़ाना पड़ता है सर। देखो, इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव का टाइपिंग किया हुआ रहेगा सर। देख सकते हो कितना हैवी से टाइपिंग है, देखो सर कितना हैवी से टाइपिंग है। देखो मेरे दोस्त, ये आपको एक चैप्टर का है, ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का है सर, ठीक है। हाँ, ठीक उसी प्रकार पूरे सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ ही ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरा सब्जेक्ट का सिर्फ मैथ और नॉन हिंदी का नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ हम आपको खुद यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और नॉन हिंदी का मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस टीचर नहीं था जिससे हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए नॉन हिंदी का नहीं मिलेगा और मैथ का नहीं मिलेगा। बाकी सर, ये मेरी बातों को समझना कि पूरे का पूरे सब्जेक्ट का मिलेगा, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन मिलेगा, जो हम आपको यूट्यूब पे टॉप 150 पढ़ा रहे हैं साइंस में, टॉप 140 सोशल साइंस में पढ़ा रहे हैं, या फिर जो भी हम तमाम क्लासेस लेंगे, वो सारा का सारा वीवीआई का क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स और प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे करना है, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295047337। उसी नंबर पर आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। आप उसी नंबर पर 150 रुपया पेमेंट कर देना है। 199 को हटा करके मात्र 150 रुपया लग रहा है। वो ऑफर कुछ ही दिन के लिए है, ठीक है। तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। पेमेंट आप किसी से भी करवा सकते हो, और किसी से भी आप पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। मिनट भर के अंदर में आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा, वरना मेरे पास स्टाफ की कमी है मेरे दोस्त, तो परेशान हो जाता है वो बेचारा, ठीक है। इसलिए आप भेज दीजिएगा, आपको 1 मिनट के अंदर में सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो सर, हम आते हैं अपनी दुनिया में। मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से अलग है। हमने क्या बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ता है। देखो सर, मेरे पास मेरी बातों को समझना। जैसे सर देखो, ये हमारा H2 है, सॉरी ये हमारा मान लो ना, ये H2 प्लस ये O2 है, बनाता है क्या, 2H2O बनाता है ना सर। अब इसको, इस समीकरण को तो संतुलित नहीं है। क्यों नहीं संतुलित है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। यहां से यहां क्या कहते हैं, अभिकारक, और इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि ये अभिकारक का मान और ये उत्पाद का मान क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और हमने इसी चीज को डिफिनेशन के माध्यम से लिखा है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो ये H2 है और ये प्लस क्या है, O2 है, और हम क्या बनाए हैं, 2H2O। यहाँ पे 2 लगा देंगे तब ये समीकरण संतुलित हो गया, क्योंकि देखो सर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, ठीक है।
आ जाइएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ये संतुलित हो गया। ये हमारा अभिकारकों का मान है, ये किसका मान है, तो ये हमारा अभिकारकों का मान है। और ये किसका मान है सर, तो ये हमारा उत्पादों का मान है। तो दोनों का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ये पूरा का मान इसके मान के बराबर हो जाए तब हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और ये बराबर हो गया सर, ठीक है। तो हमने क्या बोला है सर, हमने आपको बोला है क्या कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो। हमने क्या बोला है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां तक सबका डाउट क्लियर हो गया। अब मेरी बातों को समझना सर। फिर इसी में सवाल क्या पूछा था, हमसे पूछा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। हमने यहां से यहां तक का हमने जवाब दे दिया कि अभिकारकों और उत्पादों का मान क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन फिर एकरा में हमसे पूछ दिया है, पता है क्या पूछा है, फिर इसी में हमसे पूछ दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ गया है। तो अब जहां पे ये खत्म होगा उसका जस्ट नीचे वाला लाइन में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके, कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। लिखावट सीखो रे भाई, और एकदम परिभाषा जो होनी चाहिए ना मेरे दोस्त, वो एकदम अपना लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि मास्टर भी जब कॉपी को चेक करे ना तो दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाए और एकदम 4-5 में 5 नंबर दे और 2 में 2 नंबर दे। एकदम ठोक देना है सर, डंका बजा देना मेरे दोस्त। अब की बार पड़ोसी को जला करके मार देना है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मम्मी पापा की आंखों में सपना है मेरे दोस्त। उस मम्मी पापा की सपना को पूरा करना होगा सर, और तुम्हें ज्वालामुखी की तरह जलना होगा मेरे दोस्त, तुम्हें आग में तपना होगा मेरे दोस्त, तुम्हें रात और दिन नहीं समझना होगा मेरे दोस्त, तभी आपकी सपना क्या होगा, पूरा होगा सर, ठीक है। एक बार जरा मेरे साथ आना और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से सबको ही बोलेगा, जहां पे बैठे होना वहीं से बोलोगे। हमने क्या बोला है सर, हमने कहा है ना क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हमने क्या बोला है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर बोला है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों पड़ गया। तो कहता है क्या कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक पड़ गया है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। हमने क्या बोला है सर कि शोषण और दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने क्या बोला है कि शोषण और दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार मार लेना, ये क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार मार लो, ठोक दो, डंका बजा दो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा सर। ये सवाल आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि शोषण और दहन में 2-2 अंतर लिखे, लेकिन हम आपको दोनों में 3-3 अंतर लिखा दिए, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना मेरे दोस्त तो आपको लघु उत्तरीय में पूछेगा। किस में पूछेगा, ये लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछेगा, और जब लघु उत्तरीय में पूछेगा ना सर तो दोनों तरफ 2-2 अंतर लिखना है, लेकिन हम आपको 3-3 अंतर लिखा दिए हैं, ठीक है। हाँ, हमने बोला है कि शोषण और दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कहता है कि शोषण एवं दहन में निम्न अंतर है। शोषण और दहन में 1-2 अंतर नहीं है सर, बहुत सारे अंतर है। हमने पहला एक तरफ आपको शोषण लिखना है और एक तरफ आपको दहन लिखना है, और बीच में ऐसा ही एगो एग्जाम पेपर में एगो स्केल लेकर के जाना है, और बीच में ऐसा ही एगो लाइनिंग खींच देना है, ठीक है। फिर कहता है सर कि शोषण जो है ना वो हमारा जैव रासायनिक क्रिया है। हमने क्या बोला है कि ये जो शोषण है ना वो हमारा जैव रासायनिक क्रिया है, लेकिन दहन जो है ना सर वो हमारा एक अजैव क्रिया है। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि ये जो शोषण है ना वो हमारा एक जैव रासायनिक क्रिया है, लेकिन दहन जो है ना सर वो हमारा एक अजैव रासायनिक क्रिया है। यहां तक किसी को दिक्कत। हमने क्या बोला है कि शोषण एक हमारा जैव रासायनिक क्रिया है, लेकिन दहन जो है वो हमारा एक अजैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें शोषण में इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकारक होता है, यानी शोषण में पदार्थों का धीमी गति से क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, लेकिन इसमें तीव्र गति से क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। हमने क्या बोला है सर
कि शोषण में पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकारक होता है, लेकिन दहन में पदार्थों का तीव्र गति से मतलब तेजी गति से क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा है कि यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। मतलब शोषण क्रिया जो होती है ना सर, वो हमारा नियंत्रित क्रिया है लेकिन कम ताप पे होती है। लेकिन दहन जो है ना सर, यह एक अनियंत्रित क्रिया है। अनियमित भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। यह एक अनियंत्रित क्रिया है या फिर अनियमित क्रिया है, वो भी बोल सकते हैं। यह एक अनियमित क्रिया है तथा उच्च ताप पर होती है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। जरा ये बताना चश्मा हिला करके कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बनता है। एसके साइंस क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाना तो बनता है मेरे दोस्त, क्योंकि ये परिवार आपका प्यार है, सपोर्ट है, इमोशन है, और इसे जितना आगे लेकर के जाओगा ना मेरे दोस्त, आपकी सफलता में 4 चांद उतना ही होगा सर। ठीक है, बस ऐसा ही प्यार देना, सपोर्ट देना और एकदम शेयर करते रहना क्लास को, सेशन को एकदम लाइक कर देना, एकदम जो कहता है ना सर, डंके के चोट पे डंका बजा देना सर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, एक बार फिर से हम लोग आते हैं और सेशन को थोड़ा सा दोबारा से हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहता है शोषण और दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शोषण और दहन में निम्न अंतर है। कहता है एक साइड आपको शोषण लिखना है और एक साइड आपको दहन लिखना है, और बीच में क्या करना है, इस प्रकार से आपको लाइनिंग देना है। कहता है क्या कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। शोषण जो है ना वो हमारा क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है, लेकिन यह एक अजैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, कहता है क्या सर कि इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकारक होता है। आए हमने क्या बोला सर कि शोषण में पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकारक होता है, लेकिन इसमें तीव्र गति से क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। फिर हमने बोला है यह एक नियंत्रित क्रिया है। शोषण जो है वो हमारा क्या है, नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है, और यह एक अनियंत्रित क्रिया है, अनियमित या फिर अनियंत्रित क्रिया है तथा उच्च ताप पर होती है। आइएगा सर 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा, तो क्या कहता है 57 नंबर सवाल। 57 आओ सर, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि बेकिंग सोडा या फिर खाने वाले सोडा का गुण धर्म लिखे। अच्छा, पहले एक बात ये बताना सर कि ये बेकिंग सोडा जो है ना सर, ये बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सर, सब कोई करेगा वरना शादी नहीं होगा रे। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, और सबको ये भी कमेंट करेगा सर कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है सर। ये 2 चीज आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और जब आपका एग्जाम आपसे पूछता है तो आपको फोड़ना पड़ेगा सर, तोड़ना पड़ेगा सर, निचोड़ करके निकालना पड़ेगा सर। ठीक है, तो सबको अपने अपने बुक से देख करके ही कमेंट करेगा, लेकिन कमेंट करेगा सर कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बाकी हमसे क्या पूछा है कि बेकिंग सोडा का गुण धर्म को लिखो। ठीक है, जो क्वेश्चन हम रिपीट हो गया ना हमसे, वो क्वेश्चन को हम छाट करके इसके जगह हम दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे सर। ठीक है, आइएगा, हमने क्या बोला है कि बेकिंग सोडा या फिर खाने वाले सोडा का गुण धर्म लिखो। तो कहता है बेकिंग सोडा का निम्नलिखित गुण धर्म है। बेकिंग सोडा का 1-2 नहीं, बहुत सारे गुण धर्म है। ठीक है, लेकिन हमें बताना है कितने गुण धर्म को, तो 4 से 5 गुण धर्म बताना है। ठीक है, आइएगा, कहता है यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। बेकिंग सोडा जो है ना सर, यह एक हमारा रवादार, अरे भाई रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। कहता है यह जल में कम घुलनशील है। कौन, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना वो हमारा जल में क्या है, कम घुलनशील है। फिर कहता है कि इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। और ये भी नोट कर लो सर कि बेकिंग सोडा का लिखना रे, डबल स्टार मार करके नोट में लिख ले कि बेकिंग सोडा का जो पीएच मान होता है वो 8 पॉइंट क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो हमारा क्या है, क्षारीय विलयन है। और ये बात को नोट कर लो कि बेकिंग सोडा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 8.3 होता है। और ठोक देना सर, इससे ये सवाल पूछेगा, मार देना स्टार में करके सर। हाँ, हमने तो यही कहूँगा सर। ठीक है, आइएगा, हमने क्या बोला है सर कि यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है। कहता है यह जल में कम घुलनशील है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्योंकि देखो सर, जब इसका जलीय विलयन क्षारीय हो रहा है, इसका मतलब क्षारीय का जो पीएच मान होता है, वो 7 से क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसीलिए तो मैंने बोला है सर कि इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होता है। फिर कहता है क्या लाल
लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। बेकिंग सोडा का यही क्या हो गया, गुणधर्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता दो सर, आपके सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं हरण। आओ सर, अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। शायद ये सवाल मैं करवा चुका हूं, तो क्या दोबारा नहीं करिएगा, है जितना रिवीजन करोगे ना सर उतना ही दिल में बसेगा, ठीक है। तो रिवीजन करना नहीं छोड़ना है सर, ठीक है। हम शायद लग रहा है ये क्वेश्चन को पढ़ाए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन 150 सीरीज वाला में लग रहा है नहीं पढ़ाए हैं, तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। आइएगा सर, हमने क्या बोला है कि प्रकाश की परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं और प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश की परावर्तन की 2 नियम है, पता है कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है सर कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। हमें पूछा है कि प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब किसी समतल सतह पे आपतित किरण पड़ती है, तो हमने क्या बोला है जी, जब किसी समतल सतह पे आपतित किरण पड़ती है तो समतल सतह पे पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में, ठीक है। आ जाना, जैसे मैंने क्या बोला है कि जब किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है कौन, आपतित किरण, जब किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है कौन, आपतित किरण, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ज्यादा आप इस फिगर को देख करके समझ पाइएगा सर, ठीक है। देखो मेरे पास ये फिगर है सर, तनिक कम दिखाई देता हो रे भाई, देखो सर ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, हाँ ये हमारा समतल दर्पण है, कमे कमे दिखाई दे रहा है ना जी। अच्छा जूम कर देते हैं पूरे, रुको, अब दिखाई दे रहा है, अरे देवत है दिखाई कि ना देवत हो, अब देवत हो, हाँ सुनो भाई, तो देखो ये हमारा क्या है सर, समतल दर्पण है, ओ समतल दर्पण है, हाँ कौन दर्पण है सर, ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, हम ठीक बोला था ना, ये समतल दर्पण है। देखो सर इधर से वो किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और ये बीच में जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, अभिलंब है। और इस प्रकार से देखो यहां से वो किरण आई है, जब वो किरण आ रही है तो इसको चला जाना चाहिए था ऐसे, ये जो किरण इधर से आ रही है आपतित किरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, जो इधर से जो किरण आ रही है तो ये किरण को चला जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो किरण सीधे ना जा करके, ये किरण सीधे ना जा करके यहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। और ये लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। हम यही आपको समझाना चाह रहे थे सर, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, रे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया आप सबको कि नहीं आया, समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है सर। अब आ जाइएगा, ये हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। कौन कौन जी, तो आपतन कोण जहां पे परावर्तित होती है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसको आर से लिखते हैं। इसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं जी, तो परावर्तन कोण कहते हैं जी, ठीक है जी। जहां पे आई बराबर कोण आर होता है, मतलब जहां पे कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, मतलब ये कोण आई और ये कोण आर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा नियम है। अब देखना सर, हमने प्रकाश की परावर्तन को हमने समझ लिया कि प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं हमने समझा है ना। कहता है सर कि जब किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है कौन, जब किसी दर्पण, ये वाला टकराती है, देखो यहां पे टकराया, जब किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके नियम, तो इसके 2 नियम है सर, ठीक है। पहला नियम क्या है, इसके 2 नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है सर, तो पहला नियम जो इसका है ना, देखो सर इसका जो पहला नियम है ना कि ये आपतित किरण यहाँ पे है, ये अभिलंब यहीं पे है, ये परावर्तित किरण यहीं पे है, तो आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हमने लिखा है कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर हमने लिखा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है, मतलब ये वाला कोण आई जो होता है ये वाला कोण आर का बराबर होता है, यानी कोण आई जो होता है, कोण आई जो होता है वो कोण आर का बराबर होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा
कि कोण आई यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है किस नियम से? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान बराबर होता है किस नियम से? तो प्रकाश की परावर्तन के नियम से। ये भी पूछेगा सर, तो इसका आंसर क्या देंगे? प्रकाश का परावर्तन का नियम से। किस नियम से रे भाई? तो प्रकाश की परावर्तन के नियम से। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट? क्षमा चाहता हूं सर कि आज की क्लास को इतना ही पे एंड कर देंगे, लेकिन सर आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जरा इसके आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा सर। बाकी सर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, कष्ट है सर, आप लोग पढ़ाई कीजिए। और जिंदगी में सर कुछ नहीं है पढ़ाई के सिवा, जिंदगी सब मोह माया है। जिंदगी में सब कुछ मोह माया है, ये दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, बस तुम्हारे सिवा तुम खुद को साथ दोगे। बस इस अब तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं साथ देगा सर। तुम्हारी चीजों, तुम्हारे हाथों से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन विद्या को नहीं छीन सकता है, और इसे तुम पकड़ करके रखना। और विद्या कहता है ना मेरे दोस्त कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी की बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहत। ठीक है, तो सर एकदम झकास तरीका से पढ़ेंगे और झकास तरीका से रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं हम सबकी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। फिर शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे।